cineinc.com। नमस्कार, मेरा नाम परवेज़ आलम है और चारों तरफ मेरे किताबें हैं और साथ में एक पब्लिशर भी हैं, अदिति महेश्वरी गोयल। नमस्कार सर। नमस्कार। बातें एकदम से वहीं से शुरू करते हैं जहां से मुझको लगता है करनी चाहिए। जी। हिंदी की किताबें हों या अंग्रेज़ी की किताबें हों, बहुत छप रही हैं। मैंने एक बहुत बड़े जो पुस्तक विक्रेता हैं किताब की, जिनकी एक नहीं कई ब्रांचेज हैं दिल्ली में, उनसे मैंने बात की। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही कि किताबें बहुत छप रही हैं, बहुत आ रही हैं, लेकिन बिक नहीं रही हैं, रीडर्स नहीं हैं। ये सच है? मैं इस बात को मान भी सकती हूँ और नहीं भी मान सकती। जो हमारे बुक फेयर के फुटफॉल के आंकड़े हैं, सेल्स के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि रीडर्स बढ़ रहे हैं। जैसे पिछले साल ही सेल में कम से कम 12 से 13% की वृद्धि हुई थी, और इस साल की क्योंकि अभी रिकॉर्ड्स आने बाकी हैं, लेकिन जितना उत्साह और जितने युवा चेहरे पाठकों के रूप में हमें अपने स्टैंड पे दिख रहे हैं, इट इज़ वेरी रीअश्योरिंग। एट द सेम टाइम ये जो पेड बुक्स का ज़माना शुरू हो गया है आज हमारे बीच, जहाँ बस फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कुछ लिख के देयर आर सर्विस प्रोवाइडर्स हु आर पब्लिशिंग पेड बुक्स, उनसे जो किताबें मार्केट में भर गई हैं, उसके पाठक मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, पाठक की कसौटी तो इंडिपेंडेंट है। पाठक को नहीं मतलब है कि लोगो किस पब्लिशर का लगा है, लेकिन किताब के पन्नों के बीच में क्या है वो तो वो नाप जाएगा। मैं आपकी बात से यूं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्राइवेट लेवल पे एक छापने का सिलसिला चला है, पीडीएफ में छाप लीजिए, किताब तो बड़ी आसानी से छप जाती है आजकल जी। और सच्ची बात यह है कि कुछ भी छप जाता है, कुछ भी बन जाता है, पब्लिशिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में एक बड़ी समस्या है। और फिर आगे चल के उसकी मार्केटिंग अपने आप में एक बड़ा विषय है। बिल्कुल। तो क्या मैं आपकी बात से ये समझूं कि जो लोग अपने आप छाप रहे हैं, कर रहे हैं, कहीं वो स्टैंडर्ड, उसमें भी कहीं कोई कमी है, कंप्रोमाइज़ है? बिल्कुल। देखिए, छपास की आस होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो किताब का एक इकोसिस्टम बनता है मार्केट में, इंटेलेक्चुअल दुनिया में, वो इकोसिस्टम तो एक प्रकाशक के साथ ही बन सकता है, एक एडिटर के साथ बन सकता है, एक मार्केटिंग हेड के साथ बन सकता है, एक सेल्स स्ट्रैटेजी के साथ बन सकता है। अब मुश्किल सवाल है, वो तो बन सकता है, लेकिन कमबख्त ये पब्लिशर इतनी आसानी से कहाँ हाथ आते हैं, पहली बात। और हाथ भी अगर आते हैं तो फिर उनके भी बड़े भाव होते हैं। अब सोचिए कि जिसने एक किताब लिखी है, उस उमंगों से भरपूर, उसको लगता है मेरा कुछ साहित्य है। पब्लिशर के पास में तक कहाँ वक्त है कि दुनिया भर की चीज़ें लोग लिख रहे हैं, देख रहे हैं। उनकी शिकायत ये है कि अच्छा पब्लिशर आसानी से नहीं मिलता। अच्छा पब्लिशर अच्छी किताब के लिए रेड कारपेट वेलकम लेके खड़ा है। ये मैं आपको पूरी ईमानदारी से और पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ। कहीं पता चल जाए कि एक अच्छी किताब बन रही है, पब्लिशर मधुमक्खी की तरह उसके पीछे भागते हैं। अच्छा। आई एम वन ऑफ दैम। लेकिन ये बात भी सही है कि रोज़ कम से कम 12 से 13 मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास आती हैं, और एडिटोरियल बोर्ड में एक व्यक्ति का यही काम है कि वो प्रिंट आउट निकाल कर हम सब एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स के जवाब लेकर उन मैन्युस्क्रिप्ट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकें। इतनी मेहनत लगती है उसमें। आप सोचिए कि एक एक की मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ना, एक एक का बैकग्राउंड देखना, किसकी भाषा में कितनी उम्मीद है, कितनी गुंजाइश है, ये सब चीज़ें देखना, ये बहुत टीडियस प्रोसेस है, क्योंकि है तो 24 ही घंटे। एडिटोरियल बोर्ड में आपके किस तरह के लोग होते हैं? हमारे पास एडिटोरियल बोर्ड में कुछ तो इंडिपेंडेंट एडिटर्स होते हैं, कुछ ऐसे एडिटर्स हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। जैसे समाज विज्ञान का संपादक उपन्यास पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी कितने खुल के करेगा हम नहीं मान सकते, हम समझ ही नहीं सकते। कविता के जो संपादक हैं वो समाज विज्ञान या फिर समाजशास्त्र की किताब को बहुत संजीदगी से या बहुत तल्लीनता से नहीं देख पाएंगे। इसी तरीके से अलग अलग विधाएं हैं, क्योंकि वाणी में 36 विधाएं छपती हैं, तो हमारा इसी सब बुद्धिजीवियों को साथ में लेके चलने का एक प्रणाली बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद में फिर अगली क्या चीज़ होती है, क्या कदम होता है जिसको आप उठाती हैं कि बोर्ड ने देखा किताब में जान है, अच्छी किताब है, उसके बाद फिर आगे? रीच आउट टू द ऑथर एज सून एज पॉसिबल, साइन द कॉन्ट्रैक्ट। रकम कैसे डिसाइड होती है, पैसा? क्योंकि देखिए एडवांसेस अगेंस्ट रॉयल्टीज उस उम्मीद पे तय होते हैं कि ये किताब कितनी दूर तक जाएगी।
कितनी वॉल्यूम में जाएगी। और राइटर कितना बड़ा है या पहचाना है, जाना है, जो भी है, लेखक नाम का है। प्रोफाइल बहुत मैटर करता है, और सोशल मीडिया क्रांति में तो बहुत अच्छा प्रोफाइल बहुत यंग ऑथर्स को दिया है उन्होंने, तो सब अपने फॉलोअर्स ला रहे क्या हैं। ये भी है कि जैसे फर्ज करें मेरे 2 मिलियन ट्विटर पे फॉलोअर हैं और 5,000 तो कम से कम फेसबुक पे दोस्त ही हैं, और मैं किताब का आइडिया लेके आता हूँ, आपको लगता है कि यार ये अपना सोशल मीडिया पे फॉलोइंग साथ में लेके आ रहा है, तो ये ये फैक्टर है? नहीं, जितने लाइक्स आपके प्रोफाइल पे पढ़ रहे हैं या आपकी पोस्ट पे पढ़ रहे हैं या जितने फॉलोअर्स आपके हैं, अगर उसका 5% भी लोग आपकी लिखी हुई किताब खरीद लें तो ये सक्सेस स्टोरी होती है, जो कि यूजुअली क्रैक हो भी जाती है और नहीं भी हो जाती, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ द बुक, इट इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट हैज़ टू स्टैंड ऑन इट्स ओन ग्राउंड। अदरवाइज कितने भी बड़ा प्रोफाइल हो, कितने भी मिलियन फॉलोअर्स हो, अनलेस द बुक हैज़ द स्पाइन ऑफ इट्स ओन, इट विल नॉट स्टैंड। अच्छा, अब अतिथि मुझे कुछ चीज़ें ज़रा समझाइए कि, और वो जो आपके पास में फैक्ट्स एंड फिगर्स हो या जो आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इनका कंट्रडिक्शन ज़रा मुश्किल है, ये बुक फेयर्स वगैरह होते हैं, इनसे किताबों को फ़ायदा होता है, राइटर को फ़ायदा होता है, पाठकों को फ़ायदा होता है। मतलब उसको किताबें मिलती हैं बहुत आसानी से, उनको किताबें मिलती हैं। देखिए, एक ज़माना था, मैं आपको अपने बचपन की यादों से कुछ वाकिफ़ कराऊं, 2000 से लेकर 2010 के बीच में, जब सोशल मीडिया शुरू ही हो रहा था, लोग समझ नहीं रहे थे क्या है ये, उस समय लोग पूरे साल इंतज़ार करते थे। इनफैक्ट उस समय तो पुस्तक मेला 2 साल में एक बार लगता था। इंतज़ार करते थे स्टॉल पे आके अपने अपने प्रिय लेखकों से मिलने के लिए, क्योंकि यही एक वेन्यू मिलता था जहाँ सब मिलेंगे। अब तो सोशल मीडिया पे सब रियल टाइम में उपलब्ध हैं। बहुत से ऐसे जो सीनियर राइटर्स हैं जो सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं, उन्हीं के लिए लोग बस अब पुस्तक मेले में आग बिछाए बैठते हैं उनके पाठक, और वो आके उनसे मिलना चाहते हैं। किताबें बिकती हैं? किताबें बिकती हैं। रिटेल सेल ऑल्दो पूरे इकोसिस्टम में एक छोटा हिस्सा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जहाँ जो एक किताब लेने आ रहा है वो 50 किताबें देख के जा रहा है। So it's more about the window shopping, which is, if we go in the history of retail, तो is a very मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो किताब का एक बड़ा मेला है, साल में एक बार होता है जी। इस तरह के कितने ऐसे मेले होते हैं बुक फेयर जहाँ आप जाती हैं? भारत में बहुत सारे पुस्तक मेले होते हैं, और वाणी प्रकाशन कम से कम 50 या 60 पुस्तक मेले छोटे और बड़े पैमाने के उसमें अपनी सहभागिता रखता है। इसके अलावा और आपके पास क्या मार्केटिंग के तरीके रह गए? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर पब्लिशिंग की दुनिया में और वो नई चीज़ें कैसी आ रही हैं जहाँ आप राइटर को और अपनी किताबों को प्रमोट करती हैं? 2 तरीके बहुत क्लियर हो गए हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, और दोनों का मार्केट और ऑडियंस थोड़ी थोड़ी जगह पे ओवरलैप करता है, जैसे वेन डायग्राम्स में होते हैं, और थोड़ी थोड़ी जगह पे अलग रहता है। ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन प्रमोशन एक अपने आप में दूसरी दुनिया है, उसका टेम्पो अलग है, वोकैबुलरी अलग है। ऑफलाइन सेल्स की टेम्पो वोकैबुलरी बिल्कुल अलग है। सो ऑनलाइन सेल्स में भी इंस्टाग्राम के अलग रूल्स हैं, फेसबुक के अलग हैं, ट्विटर के अलग हैं, एंड द टीम इज इक्विप्ड टू हैंडल दैट। आई वुड लाइक टू बिलीव आई हैव अ वेरी कॉम्पिटेंट टीम। और मैंने देखा कि आप अपने ही अब प्रोग्राम रिकॉर्ड करती हैं और यूट्यूब पे चैनल वगैरह भी बनाया हुआ है आपने? बिल्कुल, यूट्यूब पे जाते हैं वो, बिकॉज आर्काइवल वैल्यू उनकी बहुत ज़्यादा है। तो जो राइटर्स वगैरह हैं उनके साथ में बातचीत, डिस्कशन? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक बकैती नहीं होगी किताब पे, तब तक किताब और उसका आइडिया और उसके लेखक के विचार आगे तक कैसे जाएंगे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आर्काइव देम। मार्केटिंग की ये 2-3 बातें आपने बताई, सोशल मीडिया बहुत अहम हो गया। इसके अलावा किताबों की दुनिया में क्या तब्दीली है? किताब तो मैं देख रहा हूँ वही, देखिए कागज़ है और वही उस पर छपा हुआ है, कुछ छपाई पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। इसके अलावा इसमें कहीं कुछ और तब्दीली आई है? कंटेंट, इट्स नॉट व्हाट इज प्रिंटेड, इट इज व्हाट इज नॉट प्रिंटेड, व्हाट इज बिटवीन द लाइंस। अच्छा, मुझे एडिटोरियल बोर्ड में ठीक है किस तरीके की हम मैच्योरिटी समय के साथ ला पा रहे हैं, दैट इज द बैकबोन ऑफ अ पब्लिशिंग हाउस। ये मैंने देखा, इत्तेफाक से मैंने किताब उठा ली, इसका नाम है दलित साहित्य के प्रतिमान डॉक्टर एन सिंह जी। मैंने देखा अपनी किताबों में जो कैटेगरीज बनाई हैं उसमें दलित साहित्य की जगह अब आपने कुछ और नाम रखा उसका जी। क्या है वो? मुझे पर्सनली लगा कि दलित साहित्य एक थोड़ा सा डेरोगेटरी टर्म लगी मुझे, हालांकि हमारे जो नहीं, डेरोगेटरी क्यों लगी? जो दलित है वो गर्व से कहता है मैं दलित हूँ। जी, वो कहते हैं, लेकिन
somehow I felt as a publisher कि हाशिए का साहित्य, क्योंकि हाशिए के साथ एक स्ट्रगल की कहानी तो आती ही है, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी साथ में आप आती ये है। कहना चाहिए मार्जिनलाइज, तो इसमें और भी कम्युनिटीज आ जाती हैं। जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज प्रिंटेड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज बिटवीन द लाइंस इज इम्पॉर्टेंट, सो व्हाट इज इन द मार्जिन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज ऑफ द मार्जिन इज इम्पॉर्टेंट। सो हाशिए के साहित्य में हम बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी प्रताड़ना, बहुत सारी प्रकार की प्रताड़नाओं को एक साथ मंच मिसाल पे, दीजिए। जैसे हमारे साथ प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन जी की आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधे है, जो कि एक पूरी पीढ़ी के लिए एक प्रतिमान है वो किताब। उसी के साथ क्योंकि पाठक समझ पाएँ कि इस हाशिए का मतलब क्या है, हमने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो कि पहली किन्नर ऑटोबायोग्राफी आई है, हमने वो रखी है। नाउ देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हियर, लेकिन एक आम पाठक जो एक कॉलेज का बच्चा निकल के आ रहा है, उसके लिए हमें ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि समाज मार्जिन के जो अगेंस्ट जो चीज़ें चल रही हैं उसको भी पढ़ो और उसे समझो कि कितनी समस्याएं हैं। अभी बात हो रही थी डिजिटल किताबों की और किस तरह से वो सामने आ रही हैं, तो अंदाज़न कितनी किताबें हैं जो डिजिटल फॉर्मेट में इस वक्त आपने पब्लिश की हैं और कोई भी उसको अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन पे पढ़ सकता है, देख सकता है? 1,500 से पौने 2,000 तक किताबें हमारी किंडल पे उपलब्ध हैं, और किंडल के अलावा भी और डिजिटल फॉर्मेट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर किताबें अवेलेबल हैं। ऑडियो फॉर्मेट में हम अभी स्टोरी टेल के साथ बहुत नए रूप से आगे आए हैं, और कुछ 20 से 25 किताबें ऑडियो फॉर्मेट में अब तैयार हैं। भविष्य क्या है पब्लिशिंग का? ख़ास तौर पे मैं तो हिंदी के संदर्भ में भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर तो आपका काम हिंदी में ही है। जी। क्या मुस्तकबिल है? मतलब ये किताबें पढ़ेंगे लोग अभी आने वाले 2 साल 5 साल तक? मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, एज अ प्रैग्मेटिक बिजनेस वुमन आई एम पॉजिटिव कि ये संसार अभी सुरक्षित है, एंड दिस बिजनेस ऑफ बुक्स बेसिकली, अगर मैं अपने आप को एक पाठक के रूप में इमोशनली अलग कर लूँ ज़रा, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि एडिटोरियल डिसीजंस ऐसे हों, सेल्स डिसीजंस ऐसे हों जो कि आने वाले समय में पाठक जो उनके जो डायनामिक्स और डेमोग्राफी बदल रही है उसको ठीक समय पे कैप्चर करके उस हिसाब से अपनी टोन बदल सके हम अपने ऑपरेशंस की। दिस इज़ द चैलेंज नाउ वी हैव। जहाँ 10 साल तक एक मशीन पुरानी नहीं होती थी, वहाँ वो 2 साल में ही छपाई की मशीन पुरानी हो रही है। जहाँ 10 साल तक एक लैमिनेशन की मशीन पुरानी नहीं होती थी, वो अब 1.5 साल में पुरानी हो रही है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आ रही है। तो समय के साथ चलना और उस समय के साथ चलते चलते अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को पहचानना और दूसरों की कोर कॉम्पिटेंसी को पहचान के उनके साथ काम करना। It will be an era of collaborations. It will not be an era of independent walking. Future of business globally is this. And आपकी so will be अपनी publishing. प्रिंटिंग प्रेस है या दूसरों से कराते हैं आप? बहुत स्मॉल स्केल पे अपना इन हाउस सेटअप है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आउटसोर्स होती हैं। मतलब दूसरों, ताकि वो टेक्नोलॉजी बदलेगी तो ये उनकी जिम्मेदारी है। कोर कॉम्पिटेंसी तो प्रिंटर की है ना, ठीक मैं बात उन कोर कॉम्पिटेंसीज की तरफ ही मेरा इशारा है, क्योंकि जब किंडल अपना डिजिटल एडमिन कंसोल बदलता है तो either I have a complete digital team that can keep up with those changes, or I tie up with Kindle and I tell them that okay, you take care of my intellectual property and you take care of your platform. काफ़ी हिंदी वाले बड़े दुखी रहते हैं बेचारे, परेशान रहते हैं। हिंदी नहीं बोली जा रही, हिंदी नहीं पढ़ी जा रही, हिंदी लोग प्रमोट नहीं करते हैं। एक दुखी सा संसार है कुछ हिंदी वालों का। बहुत कम मैंने हिंदी वालों को सुखी देखा है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि देखिए, दुखी क्यों है? चलिए मैंने सवाल कर लिया, खत्म। मैं मान लेता हूँ मैं समझ रही हूँ आपका सवाल, लेकिन इस रुदाली आंदोलन से कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि इट हैज़ टू बी अ हैप्पी वर्ल्ड। और वो हैप्पी वर्ल्ड कैसे होगा कि मैं बोल रही हूँ कि कुछ ऐसा, कोई ऐसी किताब आए तो सही जिसमें जीवन हो। नए शेखर की जीवनी अभी हमने कुछ दिन पहले प्रकाशित की, जो कि जयपुर बुक मार्क के फर्स्ट बुक क्लब में चुनी गई थी, और अविनाश मिश्र की वो किताब है। उसमें जीवन है, उस लड़के ने दिल्ली को जिया है और शेखर की जीवनी से आगे आके नए शेखर की जीवनी लिखने की कोशिश की है, क्योंकि उसने दिल्ली की सड़कें हैं उस किताब में। इस तरीके से जो बौद्धिकता का उन्माद आज की युवा पीढ़ी पे, मेरी जनरेशन के राइटर्स पे चढ़ बसा है,
उससे अलग अगर हम हटके नहीं को सोचेंगे, नहीं लिखेंगे, तो ये रुदाली आंदोलन खत्म नहीं होगा। हिंदी पढ़ने वाले लोग बाग हैं, बहुत है, ये देखिए सारा हिंदी का बाजार है, ये हिंदी ही पढ़ने पाठक आए हैं? हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हिंदी बोली भी जा रही है। हिंदी बोली जा रही फिर है। ये रुदाली क्या है, मतलब दुखी क्यों है? मतलब लोग बहुत शिकायत It में is करते a देखता हूँ, सोशल narrative. मीडिया पे पीछे पड़ते हैं, आपने हिंदी में नहीं लिखा, हिंदी में नहीं बोला, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसे कहते हैं कोई स्कूल देखिए, इस इंस्पेक्टर वाला तरीके एटीट्यूड है। की जो डंडे वाली अप्रोच है ना, ये इसी ने ही हिंदी का दरअसल इतना नुकसान किया। अगर लचीलापन बना रहता, जो हम मलयालम में देखते हैं, मराठी में देखते हैं, मलयालम का लेखक दूसरा मलयालम का लेखक अगर अंग्रेजी में बोल रहा है तो उसको जाके डांटेगा नहीं, दे विल बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। मराठी में ऐसे होता है, बांग्ला में ऐसे होता है, और क्या उनके पाठक कम हो गए? क्या उनकी पब्लिशिंग प्रणाली कम हो अब गई? फिर ये भी बात बता दीजिए, आप रेख्ता का हिस्सा है, मैंने देखा है बहुत बार आप होती हैं आपसे, बल्कि पिछली मुलाकात मेरी रेख्ता में हुई थी, उर्दू के बहुत सारे फेस्टिवल्स में जाती हैं, और रेख्ता एक बहुत बड़ा फेस्टिवल अपने आप में बना, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है उर्दू का। जी, अब हिंदी का कोई ऐसा फेस्टिवल मैंने तो कम से कम देखा नहीं, और अगर आपने देखा है तो मुझे बताइए। हिंदी का इतना बड़ा एक मंच इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदी एक प्रांत की भाषा नहीं है। हिंदी सब लिटरेचर फेस्टिवल्स में हिंदी की पहुंच है, आप देखेंगे भारत में जितने भी हो रहे हैं या विदेश में जितने भी हो रहे हैं। लेकिन क्या उर्दू का ऐसा इंसर्शन हर फेस्टिवल में है? किसी हद तक है। अब उर्दू की कई किताबें ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर फेस्टिवल्स में, जैसे जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल है, लंदन में फेस्टिवल हो, कहीं ना कहीं उनका थोड़ा जिक्र होता है, शायद उतना नहीं होगा। खैर मैं ये तो मैं जानना वही चाहता कह रही हूँ हूँ कि कि क्या हिंदी- इसकी ज़रूरत है कि थोड़ा सा हिंदी के फेस्टिवल्स अगर 2-4 और ज़रूरत अच्छे। लगी हमें, तो इसीलिए हमने हिंदी महोत्सव शुरू किया। 2 साल 3 साल उसको हो चुके हैं। उसका पिछला चैप्टर हमने लंदन, ऑक्सफोर्ड और बर्मिंघम में किया था। कोशिश ये है कि दुनिया भर में जितने हिंदी को बोलने वाले, पढ़ने वाले लोग हैं, उन सबको जोड़ा जाए। कैसे होगा, वो किस रूप से आगे बढ़ेगा, ये हमें समय ही बताएगा, लेकिन हमारी कोशिशें जारी हैं। कोशिशें जारी हैं। हिंदी कविता और जो हिंदी प्रोज है, दोनों में कौन सी चीज़ ज़्यादा लिखी जा रही है? कविता। जो लोग ही समझते थे आज के ज़माने में शायद कविता जो है मर रही है, खत्म हो सब रही कवि है। हैं। और कविता का स्तर क्या है? मैंने तो बहुत ज़्यादा खास देखा नहीं है, कुछ लोगों में तो बहुत ज़बरदस्त अच्छा है। ये है कि स्तर बहुत उम्दा जब नहीं होता तो हीरा चुनना बहुत आसान हो जाता है। सो हमारे लिए थोड़ा एडिटोरियल में आसानी हो गई है। हम कविताएं बहुत छाप रहे हैं। पिछले साल 32 कविता संग्रह आए। इस साल का पहला बेस्ट सेलर ही कविता है। अमेज़ॉन पे कविता के बेस्ट सेलर्स अब घोषित होने लगे हैं। नीलसन की लिस्ट में कविता आ गई है। तो कविता का बाजार है, लेकिन तो अच्छी लोग कविता हिंदी में तो कविता बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं लोग। अच्छा, उर्दू की किताबें भी आपने बहुत सारी छापी हैं, जी। उसके बारे में आप क्या ख्याल है? उर्दू का बाज़ार भारत में बहुत अव्यवस्थित है। अगर हम हिंदी के बाज़ार को अव्यवस्थित समझते हैं तो उर्दू का सोचिए उससे भी ज़्यादा बुरा है। लेकिन अदबी भाषा है, सबको प्यार से कुछ सिखाती है ये भाषा, तो इसको छापना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हमने करीबन 1 दर्जन उर्दू की किताबें प्रकाशित भी की हैं, जिसको हम हिंदी के ही अपने माध्यम से बाज़ार तक पहुंचा पा रहे हैं। और लोग खरीद रहे हैं उनको? ऑनलाइन तो ज़रूर खरीद रहे हैं। अब एक शिकायत आखिर में चलती चलती, और ये किसी भी पब्लिशर से हो सकती है। पब्लिशर का अगर मैं खाका याद करूँ जो पुराने लोगों ने बनाया हुआ है, राइटर्स ने, वो थोड़ा सा खुश्क मिजाज किस्म का, थोड़ा सा लालची, राइटर को, शायर को तरसाने वाला, प्यासा तो खैर छोड़िए, इसके अलावा और फिर ये कि रॉयल्टी नहीं मिलती, लोग शिकायत करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत बार बहस होती रहती है। ये कहीं ना कहीं इसमें सच तो रहा है। अच्छा, आप क्या मैं बताइए। आपको खुश मिजाज नजर आ रही हूँ? नहीं, पहले मुझे बताइए। मैं नहीं, कह रहा हूँ पहले इसमें कहीं ना मुझे कहीं इस स्केच में हाँ। मतलब इतने सारे लोगों ने अगर वो खाका खींचा है तो गलत तो नहीं हो सकता? पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि जो जिस तरीके के अच्छा, ये प्रकाशक- बता दीजिए, क्या वो बदल गया अब? बिल्कुल बदल गया। आप मुझे नहीं देख रहे। ठीक है। आई एम बेस्ट फ्रेंड्स विद माय ऑथर्स। देखिए, जो एक पारंपरिक प्रणाली थी, शायद उसमें बहुत गुंजाइश नहीं रही होगी पहले लोगों को, लेकिन आज के समय पे तो जब मैंने आपसे कहा कि कोर कॉम्पिटेंसीज हैव टू बी कंबाइंड एंड देयरफॉर अ रेस कैन बी वन, ठीक है, तो एक लेखक की तो core क्या बदल गया competency- मुझे बताइए। जैसे कि मैं जानता हूँ आपको, लेकिन लेखक ये और कि मेरा प्रकाशक जानना
थीम आपके है। लिए हाँ, और हमारे जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं उसके लिए काफ़ी नहीं है। मुझे बताइए कि उसका खाका क्या बदला है आज का जो पब्लिशर है, हाँ। या मैं कहूँ कि अदिति महेश्वरी, छोड़िए मैं बाकी लोगों की बात नहीं करता, वो कितना बदल गई है? सर, आज का पूरा खाका यूं बदल गया है कि लेखक और प्रकाशक और एक दूसरे की टीम के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे। इसमें कोई पावर पॉलिटिक्स नहीं है, एक इक्वेटिंग बैलेंस हो गया है कि लेट्स प्ले टुगेदर एंड लेट्स कम अब टुगेदर आते ऑन हैं द फील्ड। ट्रांसपेरेंसी पे। पारदर्शिता की कमी लोग बताते हैं कि मामला शफाफ नहीं है, सफाई नहीं है दोनों की रिलेशनशिप में। किताबें ज़्यादा छपती हैं, ज़्यादा बिकती हैं, रॉयल्टी के नाम पे उसको कम मिलता है पैसा। आपने शायद वही पोस्ट देखे हैं फेसबुक पे जहाँ रॉयल्टी के रोने हो रहे हैं, आपने वो नहीं देखे जहाँ लोगों ने मोटे मोटे रॉयल्टी के चेक एज अ बैज ऑफ ऑनर लगाए हैं फिर अपने अपने सोशल मीडिया पे। बदल रही हैं चीज़ें बहुत तेजी से। क्या, जैसे क्या ट्रांसपेरेंसी आपने इंट्रोड्यूस की है, आप बताइए। सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक कॉपी कहाँ बिकी है इसका हिसाब रखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन छपी कितनी, वेयरहाउस में गई कितनी, और बिकी कितनी, और बुक सेलर से वापस कितनी आई, इसका तो हिसाब किताब अब बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हर दफ्तर में मेंटेन किया जाता है। उसके बाद जो अब डिजिटल बुक्स आ गई हैं, हमने अक्टूबर से ही ये ऑपरेशन शुरू किए हैं, तो जितने नंबर ऑफ कॉपीज़ या नंबर ऑफ डाउनलोड्स या नंबर ऑफ हिट्स होते हैं उसका सारा हिसाब डिजिटली आपके पास 1 साल के अंदर आ जाता है। चलिए, ये तो मुश्किल सवाल था आपके लिए। मुझे लगता है कि आपने तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया इसका, और अच्छा जवाब दिया है, और यही वजह है कि आपने जब से ये काम संभाला है तब से एक वाइब्रेंसी आई है हिंदी प्रकाशन में। ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जानता भी हूँ, और एक वाकई वाइब्रेंसी है। इसके अलावा आप फेस्टिवल में सब जगह एक्टिव हैं, और खाली हिंदी नहीं, आप हर तरह की किताब को प्रमोट कर रही हैं। अब ये बताइए, आपने हाल फिलहाल में वो कौन लोग हैं जिनको छापा है, प्रकाशित किया है, और वो अच्छे जा रहे हैं, लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं? कुछ किताबों के नाम बताइए। सबसे पहले इरशाद कामिल साहब, उनका काली औरत का ख्वाब, जो उनकी एक तरीके से पोएटिक ऑटोबायोग्राफी है, एक कवि कैसे बनता है, एक लिरिसिस्ट कैसे बनता है, वो खाका है, बहुत ही खूबसूरत। अगला है संजीव जी की प्रत्यंचा, जो कि शाहू जी महाराज के जीवन पे वेरी वेल रिसर्च्ड एक बायोग्राफी। उसके बाद शिवानी जी की 26 कहानियाँ एक संकलन में हैं, बहुत बढ़िया चल रही हैं। रोमिला थापर की पब्लिक इंटेलेक्चुअल इन इंडिया का हिंदी जो अनुवाद, इतिहासकार हैं मशहूर, बहुत मशहूर इतिहासकार हैं, उनको तो पढ़ के 3 पीढ़ियाँ भारत में इतिहास बोलना शुरू करती हैं। तो रोमिला जी की किताब बहुत अच्छी चल रही है। शशि थरूर साहब की मैं हिंदू क्यों हूँ, क्योंकि बहुत समसामयिक किताब है, ये अनुवाद है। ये अनुवाद है, लेकिन हिंदी में आप देखिए अनुवाद की हुई किताबों का भी बहुत बड़ा बाजार है। इसके अलावा मनोज मुंतशीर की मेरी फितरत है मस्ताना, जो कि 3 हफ्ते में, रिलीज़ के 3 हफ्ते में ही अमेज़ॉन बेस्ट सेलर लिस्ट पे आ गई, और दूसरे इम्प्रिंट में हमें उसे भेजना पड़ा। बालेंदु द्विवेदी का मदारीपुर जंक्शन, जिसमें हर प्रकार का आंचलिक छौंका है, जिसके कम से कम 20 से 25 शोज़ स्टेज पे हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में एक मोशन पिक्चर की तैयारी है। इसके अलावा शायरी और गज़ल बहुत प्यार से लोग पढ़ रहे हैं। नए शायरों को बड़े इत्मीनान से और धैर्य से एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरा चैलेंज इस साल में ये है कि मुझे अपनी दास्ता कहते कहते श्रृंखला में शायराएं लानी है। आई हैव टू हैव अ जेंडर इक्वालिटी। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, उनकी कमी है। अदिति महेश्वरी गोयल, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू। cineinc.com